नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोल। राहुल गांधी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमला। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से 7 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल पूछा कि चीन पर झूठ बोलना कब बंद करेंगे राहुल गांधी। दूसरा सवाल पूछा कि चीन से किए एमओयू को क्या सच में रद्द करेगी कांग्रेस। तीसरा सवाल पूछा कि वैज्ञानिकों का सम्मान राहुल गांधी क्यों नहीं करते। चौथा सवाल पूछा गया कि किसानों को भड़काना आखिर कब बंद करेगी कांग्रेस। पांचवा सवाल पूछा गया कि नेहरू ने चीन को अपनी जमीन क्या नहीं दी थी, यह भी सवाल पूछा गया। अगला सवाल पूछा गया कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को क्यों रोका गया। इस सवाल का जवाब भी कांग्रेस से राहुल गांधी दी। और सातवां सवाल पूछा गया कि कांग्रेस राज में एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाई गई। आज कांग्रेस कह रही है कि वो किसानों के हित में है, लेकिन नड्डा ने सवाल पूछा कि कांग्रेस राज में एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाई गई। बाकायदा इसके जवाब भी राहुल गांधी ने दिए। और राहुल गांधी ने कृषि कानूनों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस ने इस दौरान एक बुकलेट भी जारी की और उस बुकलेट को नाम दिया गया खेती का खून। देश को सिर्फ कुछ लोग चला रहे हैं, राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाए और कहा कि चुनिंदा लोगों को फायदा देश के अंदर पहुंचाया जा रहा है। सरकार सब कुछ खत्म करना चाहती है, ये त्रासदी पूरा देश देख रहा है। नड्डा ने जो 7 सवाल पूछे, उस सवालों के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी साफ साफ बोले, जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर नहीं। जेपी नड्डा को मैं क्यों जवाब दूं, यह भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी को जवाब दूंगा तो वो हिंदुस्तान होगा, हिंदुस्तान का किसान होगा। जिसके जवाब मैं दूंगा, जेपी नड्डा के सवालों के जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं। किसी को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पीएम मोदी से ज्यादा समझ भारतीय किसानों के अंदर है, यह भी राहुल गांधी ने कहा। और सरकार किसानों को भटका रही है, सरकार किसानों को थका रही है। नए कृषि कानून खेती को बर्बाद कर देंगे। बात करते हैं रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण की। दरअसल आज समय की कमी के चलते राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई। अब 28 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी पर जो अर्जी पेश की गई थी, उस पर सुनवाई होनी थी। जस्टिस पीएस भाटी की अदालत में सुनवाई होनी थी। रॉबर्ट वाड्रा और महेश नागर की याचिकाओं में पेश की गई थी अर्जी। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अर्जी में इजाजत मांगी गई थी। एएसजी राजदीपक रस्तोगी ने वीसी के जरिए आग्रह किया था। सुबह मामले को अर्जेंट मेंशन करने का आग्रह किया गया था। आग्रह पर कोर्ट ने रेगुलर सुनवाई करने के निर्देश दिए, लेकिन समय की कमी के चलते रेगुलर लिस्ट में भी सुनवाई नहीं हो पाई और अगली तारीख दे दी गई। लेकिन अब बात करते हैं शेयर मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि 4 महीने में सबसे अच्छा दिन आज का रहा। सेंसेक्स का निवेशकों ने एक दिन में 3.42 लाख करोड़ रुपए कमाए। ऐसा कैसे हुआ, ये हम आपको समझा रहे हैं। दरअसल 834 अंकों की बढ़त के साथ 49,398.29 अंक पर सेंसेक्स बंद हुआ है। बात निफ्टी की भी कर देते हैं। निफ्टी 239.85 अंकों की बढ़त के साथ 14,521 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के शेयरों में बजाज सबसे ज्यादा बढ़ा है, करीब 7% के आसपास उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, एलएनटी और एनटीपीसी के शेयरों में भी तेजी आज रिकॉर्ड की गई। इससे पहले 2 दिन शेयर बाजार में गिरावट महसूस की गई थी, लेकिन गिरावट के बावजूद जहां सेंसेक्स तेजी से आगे बढ़ रहा है 50,000 होने की तरफ, वहीं निफ्टी भी तेजी से बढ़ती हुई 15,000 होने की तरफ बढ़ रही है। और अब बात एक दुखद खबर की करते हैं, क्योंकि गुजरात की सूरत में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचल दिया। 22 लोगों को डंपर ने कुचला, 15 की मौत हो गई। सभी मृतक राजस्थान के बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के रहने वाले बताए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना पर दुख जताया और पीएम सहायता कोष से मृतक आश्रितों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान कर। वहीं घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया।
इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हादसे पर दुख जताया और मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतक आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान कर। इसके साथ ही जो घायल हुए हैं उनको भी 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया। अब बात करते हैं कि ऐसी खबर की जो यंगिस्तान की एक नई झलक को दर्शाता है, क्योंकि एक इतिहास रचा गया। टीम इंडिया के यंगिस्तान ने इतिहास रच दिया है। रहाणे की कप्तानी में इतिहास रचा गया है। ब्रिस्बेन में 70 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया गया। 70 साल पहले वेस्टइंडीज ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी। आज भारत ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत दर्ज की। चौथे टेस्ट मैच में बॉर्डर गावस्कर सीरीज पर कब्जा कर लिया गया और चौथे टेस्ट के अंतिम दिन 3 विकेट से भारत जीत गया है। इस दौरान गिल ने 91 रन की और पंत ने 89 रन की शानदार पारी खेली और ये सब तब हुआ जब विराट कोहली मैदान पे नहीं, केएल राहुल मैदान पर नहीं, जसप्रीत बुमराह मैदान पर नहीं, इसके अलावा शमी मैदान पर नहीं, नटराजन मैदान पर नहीं, अश्विन मैदान पर नहीं और इसके अलावा रविंद्र जडेजा मैदान पर नहीं। सारे खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर हो गए और जब यंगिस्तान मैदान पर उतरी तो फिर ऑस्ट्रेलिया के पसीने छुड़ा दिए। ऑस्ट्रेलिया स्लेजिंग कर रही थी और भारतीय यंगिस्तान मैच खेल रहा। 5वें दिन इतने ज्यादा रन बनाकर मैच को जीतना वाकई में यह बताता है कि भारतीय टीम काफी मजबूत, फिर चाहे वो ए टीम है या फिर बी टीम। कमाल की बात यह कि ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे थे जिनको 2 से ज्यादा टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस नहीं था, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। जयपुर शहर के पार्कों को लेकर बड़ी खबर। अब पहले की तरह खुलेंगे जेडीए के पार्क। गृह विभाग के नए आदेश के बाद जेडीए ने जारी किया आदेश। अब पार्क खुले रहेंगे सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। सुबह 8 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक खुला रहेगा रामनिवास बाग। वहीं नेहरू बाल उद्यान में अब चल सकेगी टॉय ट्रेन। विभिन्न पार्कों में लगे फव्वारे भी अब चल सकेंगे। जेडीए ने लॉकडाउन से पहले की स्थिति लागू कर दी है और इस आदेश के मुताबिक पार्क में घूमने आने वालों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। 2 गज की सामाजिक दूरी भी जरूरी होगी। और ये मुख्यमंत्री ने जब लॉकडाउन को वापस लिया या कहें कि नाइट कर्फ्यू को वापस लिया तो उस दौरान कह दिया था कि एहतियात बरतने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से सख्ती बरती जाए। आप पार्क जाइए, पार्क में घूमने जाइए, लेकिन 2 गज की दूरी बनाकर रखिए और मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वैक्सीन आई है, सभी को लगी नहीं। प्रदेश में लोगों को पट्टे देने के लिए गहलोत सरकार का बड़ा प्लान। 156 शहरों में बिना जोनल प्लान, 37 में जोनल प्लान और लेआउट प्लान से मिलेंगे पट्टे। पिछले 1.5 साल में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के स्तर पर प्लानिंग जारी है। अब तक करीब 9.9 लाख परिवारों को पट्टे देने के लिए नियमों में बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। शहरों को 1 लाख से कम आबादी और 1 लाख की अधिक आबादी के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। 1 लाख तक आबादी के 156 शहरों में अब बिना किसी जोनल प्लान ही पट्टे जारी किए जा सकेंगे। पहले के जारी लेआउट प्लान के आधार पर जारी किए जा सकेंगे पट्टे और 1 लाख से ज्यादा आबादी वाली जो शहर है समायोजित कर वहां पर भी पट्टे जारी किए जा सकेंगे। लेआउट और जोनल प्लान समायोजित कर ये पट्टे जारी किए जाएंगे। और अब बात करते हैं राजस्थान में 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के और गहलोत सरकार के तीसरे तोहफे की। सबसे पहले पढ़ाई, फिर दवाई और अब कमाई के दरवाजे खोल दिए गए। तीसरी खुशखबरी के रूप में सरकार ने नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया है। अब शाम 7 बजे के बाद भी दुकानें खुली रही। वहीं 309 दिन बाद कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए और छात्रों को तोहफा दिया गया। और दूसरे दिन ही वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कामयाबी राजस्थान ने हासिल की। बात करते हैं गहलोत मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर आई खबर को। राजस्थान में बनाए जा सकते 15 संसदीय सचिव। संसदीय सचिव की नियुक्ति में लागू हो सकता छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला। संसदीय सचिव बनाने को लेकर छत्तीसगढ़ से मंगाई थी जानकारी और छत्तीसगढ़ में भी बनाए गए हैं 15 संसदीय सचिव। संसदीय सचिव बनाकर कुछ विधायकों को संतुष्ट करने की कोशिश की जा सकती है।
और बात करते हैं जयपुर के प्रॉपर्टी कारोबार की, क्योंकि मलमास जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद जयपुर शहर के प्रॉपर्टी कारोबार में बूम देखा गया है। 3 दिन में सरकार को 650 लाख रुपए का राजस्व मिला है। कोरोना संक्रमण के कारण 3 महीने तक रजिस्ट्रियां प्रभावित रहीं। जनवरी से दिसंबर 2020 तक 1070 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। इस वित्त वर्ष में 6 महीने तक रजिस्ट्री हो रही प्रभावित और नवंबर महीने में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां हुई, यानी कि नवंबर महीने में सबसे ज्यादा राजस्व सरकार को मिला। के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं शराब कारोबार की, जिस पर सवाल ये कि क्या शराब कारोबार पर फिर से होगा एकाधिकार। शराब दुकानों की नीलामी को लेकर चल रहा मंथन। नई आबकारी नीति को लेकर आला अधिकारियों के बीच मंथन चल रहा है। एक एक दुकान की नीलामी किए जाने को लेकर मंथन किया जा रहा है। नीलामी व्यवस्था में साधारण कारोबारियों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। नीलामी में सबसे बड़े शराब ठेकेदारों से मुकाबला करना बेहद मुश्किल होगा। नीलामी व्यवस्था से शराब माफिया पनपने की भी आशंका बनी रही। राज्य सरकार ने साल 2005 में खत्म किया था शराब माफिया का एकाधिकार और राज्य के सभी 7600 शराब दुकानों को कम अपोजिट कर बेचने की तैयारी की गई थी। जयपुर में आयकर के छापे, मानसरोवर में इनकम टैक्स कार्रवाई का रोचक पहलू देखने को मिला। दरअसल इनकम टैक्स विभाग की टीमें कर रही कार्यालय खोलने का इंतजार, और इसके पीछे की वजह क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। गोकुल कृपा बिल्डर समूह के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। मानसरोवर में बिल्डर समूह के कार्यालय पर ताला लगा हुआ। आयकर विभाग की टीमें कार्यालय के बाहर इंतजार करती रही। सूत्रों के मुताबिक जिस कर्मचारी के पास कार्यालय की चाबियां हैं उसका मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से कार्यालय खुल ही नहीं पा रहा। ऐसे में इनकम टैक्स की छापेमारी शुरू ही नहीं हो पाई अभी तक। डीआईजी सामने आए तो फिर क्या करेंगे रामलाल जी, ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि सहाड़ा विधानसभा चुनाव में ये चर्चा जोरों पर है। रामलाल जाट हैं भीलवाड़ा जिले की कद्दावर कांग्रेसी नेता। दूसरी तरफ बीजेपी से मिल सकता उनके रिश्तेदार को टिकट। ऐसे में रामलाल जाट के सामने धर्म संकट खड़ा हो सकता है। अपनी पार्टी कांग्रेस का साथ देंगे या फिर अपने डीआईजी का। बीजेपी टिकट पर पिछला चुनाव लड़ा था रूपलाल जाट ने। रामलाल जाट के करीबी रिश्तेदार हैं रूपलाल जाट। उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति का एसपी को पत्र लिखा गया और कहा गया है कि लॉ कॉलेज के डीन से उन्हें जान का खतरा है, मामला दर्ज करें। प्रोफेसर अमेरिका सिंह और प्रोफेसर आनंद के बीच विवाद है। कुलपति सिंह ने एसपी डॉक्टर राजीव पचार को पत्र लिखकर कहा कि प्रोफेसर आनंद पालीवाल से उनको खतरा है, मामले में रिपोर्ट दर्ज की जाए। वहीं प्रोफेसर आनंद पालीवाल का कहना है कि कुछ चाटुकार झूठी जानकारी देकर कुलपति को उनके खिलाफ भड़का रहे। और अब बात करते हैं बंगाल विधानसभा चुनाव में शह और मात के खेल की। दरअसल ममता से सीधे शुभेंदु अधिकारी को चुनौती मिली है। दीदी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उधर शुभेंदु ने ममता की चुनौती को स्वीकार भी कर दिया है। करीब 50,000 मतों से ममता को हराने का दावा किया गया है और कहा गया कि अगर 50,000 वोटों से नहीं हराया तो राजनीति छोड़ दूंगा। कमाल की बात यह है कि ममता के एक समर्थक ने यह भी कहा कि अगर ममता दीदी वहां से नहीं जीती तो वो अपना हाथ कटवा लेंगे। समझने की जरूरत है इस पूरी विधानसभा सीट को, नंदीग्राम विधानसभा सीट। नंदीग्राम वही सीट जिसकी वजह से टीएमसी का उदय हुआ। सिंगूर और नंदीग्राम, इन दो वजह से टीएमसी 10 सालों से सत्ता में रही और उसके पीछे की एक धुरी रही शुभेंदु, जो अब बीजेपी में आ चुके हैं। और इसीलिए ममता दीदी ने शुभेंदु के गढ़ को ढहाने के लिए उन्हीं की सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। संस्कृति मंत्रालय का बड़ा ऐलान, नेताजी की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। अब हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। इस साल नेताजी की 125वीं जयंती मनाई जाएगी। एक सवाल की आखिर पीसीसी आ ही गए राम सिंह कसवा। जब से पीसीसी का नवगठन हुआ है तब से कसवा पीसीसी नहीं आए हैं। पीसीसी की पहली मीटिंग जब हुई उस दौरान भी कसवा
मीटिंग में मौजूद नहीं थे। उन्हें डोटासरा टीम में प्रदेश कांग्रेस का सचिव बनाया गया है। पीसीसी मुख्यालय इंचार्ज का दायित्व भी उन्हीं के कंधों पर है। अब ये बात अलग है कि अधिकांश काम ललित टूनवाल के जिम्मे पे है। कहा गया है कि उपचुनाव जिम्मेदारी के कारण वो यहां पर नहीं आए। हालांकि उनका पीसीसी नहीं आना कुछ और भी बयां करता है। हो सकता है उनके मन में किसी और पद की लालसा रही हो जो पूरी ना हो पाई हो। सचिव पद तो वो वैसे भी सालों पहले पीसीसी में रह चुके हैं। ये जरूरी है कि इन दिनों कस्बा 8 सिविल लाइंस के नजदीक बताया जाए। श्री गंगानगर से बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि खुली जेल में कैदी ने दूसरे कैदी की हत्या कर दी है। नरसिंहपुरा खुली जेल में धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया है। नत्था सिंह निवासी 3 SHPD सूरतगढ़ की हत्या हुई। बंदी गोरा सिंह फरार हो गया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 22 जनवरी को केरल जाएंगे। 23 जनवरी की शाम को वापस लौटने का उनका कार्यक्रम है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। केसी वेणुगोपाल सहित अन्य नेताओं के साथ वो मीटिंग करेंगे और वहां रणनीति बनाएंगे। और अब बात करते हैं सवाई माधोपुर शहर की, क्योंकि 258 साल का सवाई माधोपुर शहर हो गया है। आज सवाई माधोपुर शहर का 258वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कलेक्टर राजेंद्र किशन ने रन फॉर सवाई माधोपुर को हरी झंडी दिखाई। हालांकि कोरोना के चलते इस बार बड़े आयोजन नहीं हो सके। त्रिनेत्र गणेश की महाआरती की गई। महाराजा सवाई माधोपुर को भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। कल आयोजित होगी साफा और मांडना प्रतियोगिता, फोटो प्रदर्शनी और स्थापना दिवस कार्यक्रमों से स्थानीय जनप्रतिनिधियों की दूरी नजर आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।